हेलो हेलो मेरा सभी को नमस्कार। आज हम बाल विकास का 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ये कक्षा है 1 से 5 वाला। तो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसका आंसर ए रहेगा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है? धैर्य और दृढ़ता। तीसरा है, डॉट डॉट करके को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास की दोनों की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचार शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो इसका सही आंसर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है की ओर संकेत करती है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही आंसर है बी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि जब इस टीचर और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का एक तार्किक उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है उसके विचारों की विद्यालय में मान्यता मिलती है, क्योंकि जहाँ उसको मान्यता मिलेगी व्यक्ति या बच्चा वहीं पर ज़्यादा बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय स्किनर को जाता है, ये स्किनर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय वयस्क समूह के सक्रिय हो जाते हैं? तो इसका किशोरावस्था होती है, जिसमें 12 से 18 वर्ष लिया जाता है ना। क्योंकि जब पूर्व बाल्यावस्था होती है तो उधर तो उसके सभी मित्र होते हैं, लड़का लड़कियां जो भी बच्चे हैं छोटे, उनके फिर इसके बाल्यावस्था में खासकर वो अपने ग्रुप के बच्चों में ज़्यादा होता है, जैसे लड़कों में। और किशोरावस्था में वो सिर्फ अपने कुछ खास दोस्त बना लेता है और उसी समूह में रहना वो पसंद करने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि जो विकास होता है वो निरंतर लगातार चलता रहता है ना। शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास लगातार चलता रहता है एक ताउम्र तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के बौद्धिक विकास की ओर 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। प्याजे द्वारा की गई, क्योंकि प्याजे ने ही बच्चे के 4 बौद्धिक विकास की 4 विशेषताएं बताई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की खेलने की प्रक्रिया माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे तभी उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा। तो माता पिता को उसके समर्थन में होना चाहिए खेलने के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है ना। अगर उसको अभिप्रेरणा पहले समझाया जाएगा सीखने की प्रक्रिया में कि ऐसे ऐसे सीखो, तो वो और ज़्यादा सीखने के लिए अग्रसर होगा और सीखेगा, उसको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बच्चा बुद्धिमान होगा, क्योंकि जो सोच रहा है तो बुद्धिमान तो है ही। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी एक बुद्धिमान बच्चे का ही गुण है। लेकिन वह जो बच्चा
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये सिर्फ रटता है किसी भी चीज़ को, बाकी जगह वो दिमाग नहीं लगाता। और डी नंबर है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके के संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी बच्चा बुद्धिमान में। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्योंकि रटना कोई बुद्धिमानता का गुण नहीं है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, क्योंकि विद्यालय ही वो जगह है जहां बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा तरीके से समझ पाता है, या उसका टीचर उसको समझ पाता है ना, और उसका पर्यावरण उसको कैसे मिल रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि उसका बुद्धिमत्ता कैसी रहेगी आगे चल के। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। निम्न को यही नहीं है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का साथ संबंध इसका नहीं है, बाकी सबका है, जैसे कि संदिग्ध संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये सब मनोवैज्ञानिक है। बस ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है? इसका सही आंसर है डी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मन का मानचित्र संबंधित है बोध या समझ बढ़ाने के तरीके से, है ना, क्योंकि जब उसकी समझ बढ़ेगी तभी उसका मन का मानचित्र भी बढ़ेगा, मतलब दिमाग का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा ए, सीखने की प्रक्रिया या का अभिवृत्ति नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, क्योंकि अगर उनको अलग बैठाएंगे तो उनको अलग सा महसूस होगा, है ना, तो उनको सारे एक साथ बच्चों के साथ बैठाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पठन विकार, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखो, जिज्ञासा है तो प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक विचार करता है तब भी वो प्रतिभाशाली है। और क्वेश्चन नंबर ए में जैसा लिखा है अभिव्यक्ति में नवीनता, तब भी वो प्रतिभाशाली। अगर दूसरों के साथ झगड़ता है तो वो कोई प्रतिभाशाली का गुण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसका आंसर ए सही होगा, बाकी बी सही नहीं होगा, क्योंकि बी में लिखा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सी नंबर है, कौन निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। डी नंबर है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो ये दोनों गलत हो गए, ए नंबर सही रहेगा इसमें। निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना अनुमुखी होता है, एक गलत हो गया यहाँ पे। अधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया भी गलत हो गया, लेकिन सी नंबर इसका सही हो गया। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, इसका सी नंबर सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखना समृद्ध हो सकता है। शिक्षक विभिन्न, इसके 4 ऑप्शन है ABCD। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये सही नहीं होगा। कक्षा में अबाधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ सी नंबर सही होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, इसका सी नंबर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें लिखा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। इसका शैक्षिक और पहला ए नंबर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, यही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि BCD नहीं होगा। प्रतिपुष्ट
देने के लिए तकनीकी भाषा, ये नहीं होगा सही। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये भी सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है इसका, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों को पाती, ये भी सही नहीं होगा। इसके बाद अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो किसी जो वर्ग का परिमाप होता है तो चारों भुजाओं का योग होता है। अगर चारों भुजाओं का योग अगर देखा जाए तो कितना आएगा ये, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, मतलब 6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं वर्ग की, है ना। और आयत का परिमाप भी इतना ही है, लेकिन इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। अगर एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी होगी, 8 दूनी 16 हो गया ये 8, और ये आमने सामने की कितना कम रहा इसमें, 24 में 8 ही कम रहा, तो ये 4 की होगी। अब ये हो गया 8 दूनी 16, 4 20, 4 24। अब इसका देखिए आयत का भी परिमाप लगभग बराबर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 का 8 8 16 8 3 4 8 6 32, मतलब इसका बी नंबर सही हो गया। इसके बाद आया क्वेश्चन 500 9 और 3028 का योग है। 509 और 3028 का योग है। 509 लिखो, पहले 509 लिख दो, फिर इसके बाद 3028 लिख दो। 3028 का योग है, तो इसको जोड़ोगे 8 9 कितना हो गया, 17 की 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, 4537 किसमें है, 4537 कितना है, 3000 है, नहीं तो 3 है, 3537, 3537 मतलब बी नंबर इसका सही हो गया। अब इसमें लिखा है 11 इकाई प्लस 11 दाही प्लस 11 सैकड़े बराबर है। तो लिखिए 11 इकाई लिखो, 11 दाही लिखो, 11 इकाई लिख दिया। अब 11 दाही लिखना है तो यहाँ आ जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 लिख दो, और 11 सैकड़े की बात कर रहा है, इकाई दाई सैकड़ा, तो 11 यहाँ आ जाएगा और इधर 2 0 हो जाएंगे इकाई दाई के स्थान पे। तो 1 आ गया, 1 1 2 आ गया 1 मतलब 1221, तो 12 2121 किसका है, सी नंबर, ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 3.5 कोणों में डिग्रियों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर रहेगा इसका। इसके बाद है, यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11 घंटे है, तो मतलब 2 ये बज गया 11, और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 2 बज के नहीं 11 के बाद 11 घंटे और उसमें जोड़ लीजिए, 2 बजे के बाद कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 1 बजा 1, इसके बाद 2 बजा तो 2 बज के, और यहाँ कितने हैं 59 है, तो 2 बज के 16 मिनट, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो 105 का गुणनखंड कर लीजिए जितना भी आ जाए। तो 105 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करिए पहले, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 7 21 और 3 गुणनखंडों की संख्या, तो इसका 3 आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे छोटा सार्वगुणज जो सबका गुणज हो तो इसका 5 है, और जब इसके गुणनखंड आप निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70, और इसका जब अंतर निकालना है तो 70 - 5 कर देंगे आप तो 65 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है, चलिए बैठेंगे।